क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ओके, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल, इट इज नोन एज रिफाइनिंग। किसी भी क्रूड चीज को प्योर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। पेट्रोल की रिफाइनरीज होती हैं, पेट्रोलियम जहां से पेट्रोल बनता है, ब्लैक जो लिक्विड होता है उससे पेट्रोल बनाया जाता है, दैट इज रिफाइनरी। तो अब हम मेटल को प्यूरिफाई करने वाले हैं। तो दीज आर द प्रोसेसेस, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले। तो सबसे पहले डिस्टिलेशन। अब आपको पता है सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया और वो बन गया गैस, फिर गैस का टेम्परेचर डाउन किया और वो वापस क्या बन गया, वेपर। यही होता है। तो इसी प्रोसेस को हम मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए कैसे यूज करेंगे। ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने इंप्योर मेटल रख दी। अब इस इंप्योर मेटल के साथ क्या है, इंप्योर मेटल प्लस इंप्योरिटीज। और इस केस में क्या है, इस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट जो है इज लो और इंप्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ओके, इसको हीट करना स्टार्ट किया, चाहे ऊपर से हॉट ब्लोज हम दे रहे हैं, चाहे हमने नीचे से इसको हीट करना शुरू किया। हीट करते ही, क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, इट विल बॉयल एंड एस्केप एज वेपर्स। ठीक, इन वेपर्स को हम दूसरी साइड कलेक्ट कर लेंगे। दे विल बी कूल डाउन एंड वी विल गेट वेपर्स ऑफ प्योर मेटल। क्योंकि इंप्योरिटीज तो वेपोराइज होंगी नहीं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इट्स अ टू सिंपल प्रोसेस, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लिक्वेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर करते हो ना, यहां पे वाटर और सॉल्ट की जगह पे क्या है, इंप्योरिटीज, वो पीछे रह जाएंगी, इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके, लिक्वेशन। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, इन विच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, करते क्या है, ये एक स्लोपिंग हर्थ है। ठीक है, एक भट्टी है, एक फर्नेस है, लेकिन वो स्लोपिंग है, हर्थ है, मेटेलिक पीस है जिसके ऊपर से चीजें फिसल जाती हैं। ठीक है, यहां पे हमने रखी इंप्योर मेटल, दिस इज इंप्योर मेटल, और ये हॉट है, गर्म है। ये यहां पे पहुंची, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट किसका लो है, मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट्स। ठीक, अब यहां इंप्योरिटीज रह गई और धीरे धीरे मेटल जो है वो रोल करती करती यहां पहुंच गई और उसको हम यहां पे कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज प्योर मेटल, इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो पिघलती ही नहीं है, इंप्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। इस स्लोपिंग हर्थ के ऊपर आगे वही जा पाएगा जो पिघल जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में आएगा, सारे के सारे नहीं मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इंप्योरिटीज रह गई, मेटल्स जो है वो मेल्ट करके नीचे पहुंच गए और इस एरिया में इंप्योरिटीज बाकी रहेगी, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पे क्या था, मेटल एंड इंप्योरिटीज। तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल का था लो और इंप्योरिटीज का क्या था, हाई, सो दे आर लेफ्ट बिहाइंड। और ये जो मेटल है ये पिघलते हुए दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर ली जाती है। क्लियर, बहुत सिंपल से प्रोसेस है। लिक्वेशन मींस लिक्विड फॉर्म में आके हम उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, डिस्टिलेशन में हमने उसके वेपर बनाए थे। तो लिक्वेशन जो प्रोसेस है, इट इज यूज्ड फॉर टिन, लेड एंड बिस्मथ। लिक्वेशन, इट इज यूज्ड फॉर low melting metals like tin, lead. Tin is SN, tin,
लेड एंड बिस्मथ, राइट। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मैं बता रही हूं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया, ठीक। इस प्रोसेस से हम कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं। इसमें हमने कॉपर सल्फेट, क्योंकि जिस मेटल को प्योर करना है उसी का हमने सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक। दिस इज एनोड। एनोड की तरफ आते हैं एनायन, इट मींस इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैथोड। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये बिल्कुल रिवर्स होता है, ठीक। एनोड पे मैंने लिया इम्प्योर कॉपर, दिस इज इम्प्योर कॉपर, एंड दिस इज प्योर कॉपर। ये प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, इसमें हमने लिया, जिसमें इसको हमने डिप किया है। जैसे ही यहां पे की इंसर्ट हुई, सर्किट कंप्लीट हुआ। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट। एनोड, यहां पे कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड copper solid, it will be released into solution by the loss of 2 electrons। यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर आ गया। इधर क्या होगा, इसका रिवर्स, कैथोड के ऊपर। कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसकी तरफ जाएंगे केटाइन, तो ये केटाइन गया कॉपर 2 पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कॉपर सॉलिड, ठीक। ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। इस जो हमारे पास प्योर कॉपर की रॉड थी, उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया। ये रॉड इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, ये रॉड बड़ी हो जाएगी, और इधर क्या होगा, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग आफ्टर सम टाइम। ये वाली रॉड जो है वो ऐसे रह जाएगी, थोड़ी सी, ये रॉड इतनी सी बची, बस थोड़ी सी बची, और यहां पे इस रॉड के नीचे इंप्योरिटीज का ढेर लग जाता है, एंड दिस इज नोन एज एनोड मड, कीचड़। एनोड के ऊपर मड जो था वो बैलेंस रह गया। तो इस रॉड में से जो हमने इम्प्योर कॉपर एनोड पे लगाई थी, सिर्फ कॉपर, ओनली कॉपर विल एंटर द इलेक्ट्रोलाइट, और जितना यहां से यहां जाएगा उतना यहां से इधर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर्स तो दोनों ही बैलेंस रहेंगे। तो जितने भी प्योर कॉपर के आयंस थे वो इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं, इसके ऊपर वो कवर चढ़ जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है एक तरह की, ठीक है। अगर मैंने दोनों रॉड्स यहां पे ली हैं कॉपर की, तो कॉपर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन मान लीजिए हमने यहां नीचे लिया था सिल्वर, और उसके ऊपर इधर गोल्ड ले लिया, इम्प्योर गोल्ड, तो सिल्वर के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ जाती है। आप सुनते हो ना कि सोने का पानी चढ़ाया हुआ गहनों के ऊपर, चांदी के गहनों पे, तो वो ऐसे, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप लोग मार्केट में देखते हो गोल्ड प्लेटेड, वो इस तरीके से की जाती है। उसके नीचे कोई सी भी मेटल होगी जो गोल्ड की प्लेटिंग जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इट वॉज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इट इज डैम इजी प्रोसीजर। जो इम्प्योर मेटल है उसको हम एनोड पे लेते हैं, जो प्योर मेटल है उसको हम कैथोड पे लेते हैं। तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, इट विल लूज केटाइंस, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट मेटल सॉलिडिफाइड, राइट। तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ओके। अब नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग। व्हाट इज जोन रिफाइनिंग? वेरी सिंपल प्रोसीजर। जोन रिफाइनिंग के अंदर
जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है उसकी एक बार बना ली जाती है, ऐसे बार बना ली। ओके, फिर इसको एक ऐसे चैम्बर में एनक्लोज किया जाता है विच इज हैविंग इनर्ट एटमोस्फियर, क्योंकि ये मेटल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। वेल, इस मेटल के बाहर एक सर्कुलर हीटर लगाया होता है। सर्कुलर हीटर, लाइक अगर ये एक रॉड है या ये ऐसे रॉड है तो वो हीटर जो है वो ऐसे होगा, इस तरीके से चारों तरफ से बराबर उसको कवर करेगा। और इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble in molten metal than solidified metal। कि अगर मेटल दो फॉर्म्स में है, लिक्विड और सॉलिड, तो इंप्योरिटीज जो है वो ज्यादा सॉल्युबल किसमें होती हैं? मोल्टन फॉर्म के अंदर। अब देखो इस सर्कुलर हीटर के अंदर अब मैं ये मान लेती हूं कि ये इंप्योरिटीज थी, ठीक है, दीज वर द इंप्योरिटीज, पूरी मेटल रॉड के अंदर फैली हुई थी। जहां ये हीटर है उसके नीचे का एरिया, इट इज हीटेड अप, गर्म हो गया। फिर इसको थोड़ा आगे पहुंचाया हमने, तो मान लीजिए अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन ये है, ठीक। तो ये जो मोल्टन मेटल है, ये जैसे हीटर आगे को जाएगा, इंप्योरिटीज किस में आएंगी? मोल्टन फॉर्म में। ओके, तो ये आगे को मूव कर गई। अब ये वाला पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया, ये हीटर आगे पहुंच गया ना, ये वाला पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया और ये सारी की सारी इंप्योरिटीज कहां पहुंच गई? यहां पे। अब आपको इस एरिया में कोई भी इंप्योरिटी नजर नहीं आएगी। करते करते ये हीटर मान लो अब यहां पहुंच गया, तो आपको यहां पे अब कोई भी इंप्योरिटी नजर नहीं आएगी, सारी की सारी इंप्योरिटीज इस एरिया में पहुंच गई, ये मेटल प्योर हो गई। ओके, अब मान लेते हैं कहीं पे एक दो इंप्योरिटीज बची हैं, प्रोसेस इज रिपीटेड, फिर से हीटर को यहां लाया जाता है, फिर इसको यहां पहुंचाया जाता है, तो जो इंप्योरिटीज ये बची थी वो भी सारी की सारी निकल गई। सारी इंप्योरिटीज इस रॉड के इस कॉर्नर पे पहुंच गई, फिर इसको कट करके हटा दिया जाता है। अब ये प्रोसीजर उन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है जो हमें बहुत ही हाई प्योरिटी में चाहिए, विच आर रिक्वायर्ड इन हाई प्योरिटी। और स्पेशली हम जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, etc. They are purified by this method. ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम, बोरॉन also, they are purified by this method. समझ आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट is vapor phase refining, that is Mond's process. It is Mond's process. बहुत सिंपल है। कुछ मेटल्स को हम डायरेक्टली वेपर फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, तो इसको क्या करते हैं, स्पेशली निकल के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। निकल को हीट किया जाता है और उसका एक वोलेटाइल कंपाउंड बना लिया जाता है, और आफ्टर दैट उसको वेपर फॉर्म में लाकर फिर जो भी कंपाउंड बनाया होगा उसको हम वापस तोड़ेंगे टू गेट द निकल। So certain metals are converted to their volatile compounds. इनको रिएक्ट इस तरीके से करवाया जाएगा that they form volatile compound while impurities are not affected. Impurities do not react.
सिर्फ मेटल ही हम सेपरेट करेंगे। तो मॉन्ड्स प्रोसेस इट इज अप्लाइड फॉर निकल। तो क्या किया जाता है, निकल को हीट किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट अ टेम्परेचर 330 to 350 और ये बन जाता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। नाउ नेक्स्ट स्टेप, टेट्रा कार्बोनिल निकल को फिर से हीट किया एट अ टेम्परेचर 450 to 470 we will get nickel और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दैट विल बी रिमूव्ड। तो ये वाला जो निकल था ये क्या था, इम्प्योर। सिर्फ निकल कंबाइन करेगा, इंप्योरिटीज नहीं, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल। इट इज अ वोलाटाइल ऑक्साइड, राइट। वोलाटाइल ऑक्साइड बनकर ये सेपरेट हो गया। देन इसको फिर से हीट किया, हीट करने पर निकल अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। क्लियर? द कंपाउंड फॉर्म्ड decomposes on heating to give pure metal और impurities are left behind. impurities जो है वो पीछे रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर जस्ट वेपर फेज इसलिए कहा क्योंकि हम उसको वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उस कंपाउंड को वोलाटाइल है, कूल किया, फिर हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, फिर उसको हीट किया, निकल, अब ये वाला निकल जो है इट इज प्योर। नेक्स्ट इज Van Arkel मेथड। ये भी ऑलमोस्ट वेपर फेज की तरह ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकल को रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज Van Arkel मेथड। Van Arkel method. Okay. This method is used for the purification of zirconium and titanium. ये दो मेटल्स हैं जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तरीका वही है, पहले इनके किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिरकोनियम प्लस आयोडीन, ये बन जाता है जिरकोनियम आयोडाइड एट अ टेम्परेचर 870 केल्विन। और नेक्स्ट जिरकोनियम आयोडाइड को अगेन हीट किया जाता है एट 2075 केल्विन। हमारे पास आ जाता है प्योर जिरकोनियम एंड आयोडाइड। इट इज रिमूव्ड एज आयोडीन। तो इट वाज द इम्प्योर सैंपल एंड दिस इज प्योर। तो जिरकोनियम ही सिर्फ आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ प्रेजेंट इंप्योरिटीज नहीं करेंगी। सिमिलरली आप टाइटेनियम को कर सकते हो, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, और टेम्परेचर की रेंज रहती है 523। फिर टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड इट इज हीटेड एट अबाउट 1700 at 1700 Kelvin we get titanium pure और आयोडीन जो है एज अ वेपर रिलीज हो जाती है, आयोडीन चली जाती है बाहर एंड दिस इज प्योर टाइटेनियम एंड दिस इज इम्प्योर। ठीक है, सो इट वाज Van Arkel method. Okay, now we are left with chromatography. Okay, अब देखिए क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह से है। हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो जब हमारे पास मिक्सचर बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर हो, दिस इज यूज्ड फॉर माइक्रो लेवल सेपरेशंस। माइक्रो लेवल सेपरेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, और एड्सॉर्प्शन कौन सी? फिजिकल। ठीक, दैट एवरी सब्सटेंस एड्सॉर्ब्स डिफरेंटली। हर सब्सटेंस की एड्सॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है ऑन
एडसॉर्बेट, ऑन एडसॉर्बेंट, सरफेस के ऊपर। अगर मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करूं, ठीक है, फेजेस बताने के लिए मुझे, तो 2 phases आर देयर। एक है स्टेशनरी और दूसरा है मूविंग फेज। ठीक है, स्टेशनरी जो मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये एक कॉलम बना लिया हमने और कॉलम के साथ ये हमने क्लिप लगा दिया और नीचे कंटेनर रख दिया। वेल, यहां पे हम यूज करने वाले हैं स्टेशनरी फेज एज एल्यूमिना, व्हाइट सैंड एल्यूमिना। इस पॉइंट के ऊपर कॉटन का प्लग लगा दिया सो दैट वो इसके साथ बाहर ना निकल जाए। तो दिस इज कॉटन प्लग। वेल, अब ये पूरे का पूरा मटेरियल, ये पूरे का पूरा हमने भर दिया एल्यूमिना के साथ। ये एल्यूमिना से भर दिया, ठीक है, और यहां पे भी हमने कॉटन का प्लग लगा दिया। दिस इज ऑल्सो कॉटन प्लग। और इसको पूरे को, एल्यूमिना को भी पानी में घोल के डाला है और यहां पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं। पूरे में वाटर है नीचे तक, जैसे इसको ओपन करेंगे पानी ही जाएगा नीचे, और पानी हमेशा हमने इतना रखना है इसमें। नाउ मूविंग फेजेस में क्या आ गया, वाटर। जैसे ही इसको आप हटाओगे पानी यहां से स्टार्ट होगा, नीचे तक आता जाएगा। ये स्टेशनरी फेज है, ये मूव नहीं कर रहा है। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास कॉपर, आयरन और कोबाल्ट, तीनों के कलर अलग अलग है। निकल ले लेती हूं, ग्रीन कलर आ जाएगा। तीनों का एक मिक्सचर था। एक छोटे से बीकर में तीनों को घोला, तीनों के सॉल्ट को घोला, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड और निकल सल्फेट। तो उन तीनों को मिलाकर हमारे पास एक कलर बन गया। अब उसकी एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप, ठीक, ड्रॉपर की हेल्प से यहां पे हमने सिंगल ड्रॉप कर दी। ऊपर से वाटर ऐड किया हुआ है, यहां से इल्यूशन स्टार्ट हो गई। ये वाटर आ रहा है नीचे, ठीक। जैसे जैसे ये 1 या 2 ड्रॉप्स जो हमने यहां पे डाली, मैंने बोला ना माइक्रो लेवल, ओके, इस कॉटन को क्रॉस करते ही आप यहां पे कलर का बैंड देखोगे। यू विल फाइंड अ कलर बैंड हियर। लेकिन अभी ये कलर डार्क है, हमें अलग दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। यहां से इल्यूशन होती जा रही है, ऊपर से हम वाटर ऐड किए जा रहे हैं, नीचे से पानी निकलता जा रहा है। करते करते फिर ये बैंड यहां पहुंचा। यहां पहुंचते पहुंचते हमने क्या देखा, अब 2 बैंड बन गए। एक का कलर अलग हो गया और दूसरे बैंड का कलर अलग हो गया। इसको मैं ऐसे बना लेती हूं, उसको मैं तिरछी लाइनें बना देती, ठीक है। अब मेरे पास हमने क्या क्या मिक्स किया, कॉपर, आयरन, निकल, ठीक। अब अगर आप इनका साइज देखें, ये आएगा आयरन 26, 27, 29। इधर को जाते हुए साइज डिक्रीज कर रहे हैं। जिसका साइज स्मॉल होगा वो तेजी से भागेगा, एम आई राइट। जिसका साइज बड़ा है उसकी भागने की स्पीड कम होगी, जिसका साइज स्मॉल है वो फास्ट भागेगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पे इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं। मैं कॉपर को ले रही हूं A, और निकल को ले लिया B, आयरन को ले लिया C। तो इसके अंदर क्योंकि निकल सबसे बड़ा साइज किसका, आयरन का, वो पीछे रहेगा। तो ये रहा कंपोनेंट C और ये A और B आगे आगे। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये 3 कलर बैंड बन गए, A, B, C, ठीक। थोड़ा गैप भी रहेगा इनके बीच में, ऐसा नहीं है कि गैप नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा गैप भी होगा, ऐसे। नाउ दिस इज A, B, C। सबसे पहले A यहां पहुंचा, ठीक। A जब यहां पहुंचेगा तो इस बीकर में हम A को निकाल लेंगे। साइड कर दिया, थोड़ा और पानी डाला, फिर B आ जाएगा। साइड कर दिया, फिर और पानी डाला, C निकल जाएगा। शुरू में तीनों बराबर थे,
धीरे धीरे डिफरेंशिएशन आती गई, लास्ट में आके तीनों ही आगे पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि कॉपर, आयरन और निकल तीनों की एड्सॉर्प्शन भी अलग है। जो जितना भारी होगा उसकी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया किसका ज्यादा है इसमें? आयरन का, तो आयरन विल बी हाईली एड्सॉर्ब्ड, निकल विल बी मिडल एंड कॉपर विल बी लेसर एड्सॉर्ब। तो सबसे पहले कॉपर जो है वो सेपरेट आउट होगा। अब ये जो प्रोसेस है जिससे हमने इनको बीकर के अंदर अलग अलग किया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग देम, इट इज नोन एज इल्यूशन। ठीक है, हम इसको इल्यूट कर रहे हैं, इल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्ब्ड कंपाउंड्स, द प्रोसेस ऑफ extraction of adsorbed compounds is called elution। और इल्यूटिंग एजेंट जो लिक्विड हम यूज करते हैं, इल्यूटिंग एजेंट, इट इज द लिक्विड यूज्ड, राइट? ओके। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी या जो भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, आप छोटी क्लासेस में ना पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला यूज करते हो, इतना इतना आप लिक्विड में डिप करते हो, फिर पेंसिल से ये लाइन लगाते हो आप, और यहाँ पे आप ब्लू और रेड इंक दोनों को मिक्स करके एक डॉट लगाते हो। थोड़ी देर के बाद ये डॉट्स ऐसे ऐसे आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं, इकट्ठी चलती हैं पहले। थोड़ी देर के बाद फिर आप पहुंचते हो, एक की ये लाइन हो जाती है और एक की ये लाइन हो जाती है। फिर आप RF फैक्टर निकालते हो। आ रहा है कुछ याद? ठीक है, आप प्लांट्स के पिगमेंट का भी, क्लोरोफिल का भी निकालते हो, ग्रीन कलर के पिगमेंट की भी आप RF फैक्टर निकालते हो। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ वेरी सिंपल, जो हमारी लैब्स के अंदर ब्यूरेट्स होती है, हम उसको यूज करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। अब देखो स्टेशनरी फेज और इसका मूविंग फेज आपको समझ में आ गया। ये एक क्लास है और दे डिसाइड टू हैव अ पिकनिक। क्लास ने डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे जाएंगे। ओके, यहां पे इनका स्कूल है, ठीक, और ये सामने ट्रैकिंग है, ये इधर पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यस, दिस इज लैंड ऑफ गद्दी राजपुताना, जोत। जोत जाना है जी। ओके, अब यहां से चल पड़े, ये स्कूल जोत के आसपास ही है कहीं, ठीक। ये रास्ता सीधा जोत पे आ रहा है, ठीक है। चढ़ाई थोड़ी ज्यादा हो गई, चेंज करते हैं थोड़ा इसको। ओके, ये लीजिए, हम इधर जा रहे हैं जोत की तरफ, ठीक है जी। जब यहां से हमारी क्लास में थे टोटल 60 स्टूडेंट्स प्लस 4 टीचर्स साथ में जा रहे हैं। ओके, जब शुरू से हम लोग पैदल चलना शुरू हुए तो आप समझ सकते हो 60 के 60 पीपल, 60 + 4 दे आर टुगेदर, इकट्ठे थे, ऐसे सब इकट्ठे थे। अब ये जो रास्ता है जोत तक जाने वाला, दिस इज स्टेशनरी फेज, दिस इज स्टेशनरी फेज। मूव कौन कर रहे हैं? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो वो कंपोनेंट हैं, दीज आर कंपोनेंट्स जिनको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। और मूविंग फेज, कंपोनेंट तो जा रहे हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेट, बट मूविंग फेज इट इज द एंजाइटी, एंथुजियाज्म, वो हैप्पीनेस जो हमें वो पिकनिक पे लेके जाने में आएगी, एंजॉयमेंट जो वो फील करेंगे, दैट इज द मूविंग फेज बिहाइंड देम, कि हम पैदल ही वहां तक जा रहे हैं। ओके, अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुछ लोग होते हैं जो बड़ी तेज तेज चलते हैं, तो कुछ एक बच्चे तो बहुत आगे निकल गए। ओके, कुछ एक इधर सेल्फी लेने में बिजी हो गए, इधर सेल्फी लेने में बिजी हो गए। कुछ एक ऐसे थे जिनको भूख बड़ी लगती है, वो कुछ खाने के लिए बैठ गए। शुरू में वो बिल्कुल साथ थे, जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते गए उनके ग्रुप बन गए।
4-5 लोगों का अलग ग्रुप बन गया, जो तेज चलने वाले हैं वो आगे निकल गए, जो बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले हैं वो पीछे रह गए। ठीक है, एक मिड में आते हैं जो थोड़ा सा हल्ला मारते हैं फिर बैठ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खा पी के फिर चलते हैं। मतलब कहने का, जब यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले पहुंचेगा ग्रुप ए जो फास्ट मूविंग है। ठीक, फिर थोड़ी देर के बाद पहुंचेगा ग्रुप बी, थोड़ी देर के बाद पहुंचेगा ग्रुप सी, थोड़ी और देर के बाद पहुंचेगा ग्रुप डी। क्योंकि जो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, जो अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, क्योंकि शुरू में 60 के 60 थे, फिर हो सकता है 30-30 हुआ हो सकता है फिर 5-5 का ग्रुप बन गया हो, तो सभी इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे, जबकि स्टेशनरी फेज सेम है। इसी तरीके से फेज सेम है, उनकी एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। जो लोग रास्ते में ही एड्सॉर्ब हो जाएंगे, फोटोग्राफी के अंदर आसपास की सीनरी में एड्सॉर्ब हो जाएंगे, उनकी मूवमेंट कम होगी। और जिनको आसपास की सीनरी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, विच आर नॉट गेटिंग एड्सॉर्ब्ड विद द नेचर, दे विल जस्ट मूविंग अप, दे आर नॉट गेटिंग एड्सॉर्ब्ड। तो जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो लेट पहुंचेगा। आयरन ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ था वो लास्ट में पहुंचा, जो कम एड्सॉर्ब हुआ वो जल्दी पहुंच गया, क्योंकि उसने इधर उधर कहीं देखा ही नहीं। क्लियर? तो ये थी क्रोमेटोग्राफी, राइट? वेल, अब हम बात करने वाले हैं रिफाइनिंग टेक्निक्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में। आपको पता है ओर से हमने बनाई थी क्रूड मेटल, और अब क्रूड मेटल से हम बनाने वाले हैं प्योर मेटल। Various processes are involved in the purification or refining. These are distillation. बहुत से methods हैं जो हम यूज़ करते हैं: distillation, liquation, electrolysis, zone refining, vapor phase refining and chromatography. अब इन सबको हम one by one डिस्कस करेंगे, right? Let's see. What is distillation? First of all, तो देखिए डिस्टिलेशन के अंदर ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने इम्प्योर मेटल डाल दी, इसको हीट करना शुरू किया। तो स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मर्करी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। दिस इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, किन मेटल्स के लिए डिस्टिलेशन यूज़ होता है। तो जैसे ही इम्प्योर मेटल को हीट करना शुरू किया तो लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से मेटल वेपर बनकर ऊपर उठती है और वो दूसरी साइड रिसीवर में रिसीव कर ली जाती है। अब क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दे रिमेन इन द कंटेनर, है ना, सिंपल। ओके, अब लिक्वेशन। लिक्वेशन है लिक्विड, मीन्स हमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करनी है। तो ये उन चीज़ों के लिए जिसमें मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो ये बिल्कुल ऐसे स्लोपिंग हर्थ होती है, नीचे हमने इसके आग जला रखी है, ऊपर से हमने इम्प्योर मेटल डाली लाइक टिन और लेड। धीरे धीरे ये स्लोपिंग हर्थ है, धीरे धीरे जो मेटल है वो मेल्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो आगे बढ़ती जाएगी और नीचे रिसीवर में हम उसको रिसीव कर लेंगे। और इम्प्योरिटीज़ कहाँ जाएंगी? दे विल लेफ्ट बिहाइंड। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, दे आर इनफ्यूजिबल, वो मेल्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जिस मेटल को हमें प्योर करना है उसको हम लेते हैं एनोड के ऊपर। इम्प्योर मेटल दैट विल बी टेकन ऑन एनोड और प्योर मेटल दैट विल बी टेकन ऑन कैथोड। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी, सेम उसी मेटल का एनोड, उसी का कैथोड और उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। धीरे धीरे एनोड में से मेटल लिक्विड के अंदर जाएगी और लिक्विड में से मेटल कैथोड के ऊपर लगे हुए इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। और जो मटेरियल एनोड के नीचे बचेगा दैट इज एनोड मड एंड दोज आर इम्प्योरिटीज। क्योंकि लिक्विड के अंदर कौन जाएगा? सिर्फ प्योर मेटल। अब ये इम्प्योर थी क्योंकि इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी थी। अब ये देखो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, इम्प्योर कॉपर, दूसरी साइड प्योर कॉपर, और कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। तो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट,
मीन्स उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयॉन्स प्रेजेंट है। एज द सर्किट इज कंप्लीटेड, एनोड में से कॉपर सोल्यूशन से कहाँ चल गया, कैथोड के ऊपर। इस तरीके से वो डिपॉजिट होता जाता है, एनोड घुलता जाता है और कैथोड का साइज बड़ा होता जाता है, कैथोड बढ़ता जाएगा। और देखो नीचे इम्प्योरिटीज़ का ढेर लग गया, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। ठीक है, सो इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन द सॉल्यूशन और प्योर मेटल दैट डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। तो इस तरीके से हम कॉपर की जगह गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी, हम इनको भी प्योरीफाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी तरीके से की जाती है। ठीक है, वेल अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, जिंक, लेड आर ऑल्सो प्योरीफाइड बाय दिस मेथड। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, तो वो इसी तरीके से की जाती है। वेल नेक्स्ट टॉपिक इज जोन रिफाइनिंग। जोन का मतलब एक एक एरिया। Impurities are more soluble when the metal is in its molten state than when it is in solid state. Means metal जब liquid है तो उसमें impurities ज़्यादा dissolved रहती हैं rather than its solid state. तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारा inert atmosphere, उसके अंदर impure metal की बार रख दी। ठीक है, और बाहर देखिए सर्कुलर हीटर, ये आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। सर्कुलर हीटर जो है वो चारों तरफ से इसको घेरे हुए है। अब देखना, जैसे ही ये हीटर आगे बढ़ा, मेटल मेल्ट कर गई, रेड हॉट हो गई ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, देखो जिधर से वो सॉलिडिफाई हो रही है, मेटल थोड़ी थोड़ी वाइट हो रही है और इम्प्योरिटीज आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हीटर आगे जाता है, मेटल जो लिक्विड थी वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होनी शुरू हो जाती है। हर बार कितनी बार इसको हम करते गए और अल्टीमेटली देखो इम्प्योर से मेटल प्योर हो गई और इम्प्योरिटीज मोल्टन स्टेट में रहते हुए वो अगली साइड चली जाती हैं बार के एक कॉर्नर पे, और उसको वहाँ से कट करके हटा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक वो बार जो है वो प्योर नहीं हो जाती। तो इस तरीके से पता किसको करते हैं, यस, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम। सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं ना, तो इनके अंदर ज़रा सी भी जो इम्प्योरिटी है वो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि उनकी कंडक्टिविटी को मेंटेन रख सके। देन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर हम लेते हैं इम्प्योर मेटल, उसको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इट इज़ कलेक्टेड इन द अनदर कंटेनर इन प्योर फॉर्म, क्योंकि कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड फिर तोड़ दिया जाता है टू गेट द प्योर मेटल। ठीक है, देखो मेटल में से एक ऑरेंज कलर की बॉल उठ रही है जो पर्पल कलर के साथ ज्वाइन कर रही है, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अंदर है क्रूड मेटल। दोनों आपस में कंबाइन किए और बन जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। और दूसरे कंटेनर में आते ही वहां पे भी हीट कर रहे हैं ना उसको। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल जा रही है और निकल वहां सेटल होता जा रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर से घूमकर फिर कहां पहुंच गई, पहले वाले चैम्बर के अंदर। तो ये प्रोसेस डीकम्पोजिशन टावर के अंदर निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल टूट रहा है और पहले वाले कॉलम के अंदर वो बन रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज मॉन्ड्स प्रोसेस। सेम इसी तरीके से हमारे पास है वेनार्कल मेथड। वेनार्कल डीबॉर मेथड भी बोलते हैं इसको, और इसके तरीके से हम टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, इन दो मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं। व्हाट वी डिड, टाइटेनियम और जिरकोनियम उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, राइट। तो इट्स अ कंटेनर हैविंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो इसको बोलते हैं हेयर पिन टंगस्टन फिलामेंट, जैसे बल्ब के अंदर होता है, ठीक। इसके अंदर ऐड किया टाइटेनियम और जिरकोनियम, उधर से आयोडीन, रिएक्ट करेंगे दे एट अ टेम्परेचर 1800 केल्विन नियर बाय, और ब्रेक डाउन करके प्योर जिरकोनियम और टाइटेनियम देंगे। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, metals and the impurities are separated by the differences in their relative adsorption with an adsorbing medium.
कौन कितना एड्जॉर्ब होता है। हमारे पास एक होना चाहिए स्टेशनरी फेज और दूसरा जिसको हमने सेपरेट करना है। और मैंने आपको बताया था कॉलम बनाने के लिए ऊपर भी कॉटन प्लग रखते हैं और नीचे भी। फिर एक मोबाइल फेज होना चाहिए, मूविंग फेज होना चाहिए, जो इस कंपोनेंट जिनको हमने सेपरेट करना है उनको साथ लेके चले। तो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अलग अलग कलर्स के बैंड्स आ गए। ठीक, वाटर ऊपर से हम ऐड करते रहेंगे। तो पहले ये ब्लू कलर को सेपरेट कर लिया, उसके बाद फिर ये जो रेड कलर का कंपोनेंट है हमने उसको सेपरेट कर लिया। ये दो बैंड्स क्यों बने? क्योंकि इनकी जो एड्जॉर्प्शन थी वो अलग अलग थी। दो नहीं, रादर दिस वर 3 कंपोनेंट्स। एक येलो कलर में साइड में हो गया। तो स्टेशनरी फेज वो अपनी जगह पे स्टिल है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम एल्यूमिना यूज़ करते हैं, Al2O3। अब क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह की है। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है और लेबोरेटरीज़ के अंदर हम लोग कॉलम और पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। It is used for the purification of elements that are available in minute quantities. मैंने बताया था ना micro. And the chemical properties of the impurities are not much different than that of elements to be purified. उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस ही नहीं हैं। तो हम सिर्फ एड्जॉर्प्शन के बेस पर ही उसको सेपरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टेशनरी फेज ले लिया एल्यूमिना और सिलिका जेल। ये मिक्सचर लिया जिसको हमें सेपरेट करना है, इसको ऐड किया इसके अंदर। और अब आप देखिए, अब हमें इसको इल्यूट करने के लिए, इसकी इल्यूशन करने के लिए वाटर और मोबाइल फेज दैट इज कॉल्ड इल्यूंट। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। तो देखो 3 कलर बने थे, लाइट येलो, ब्लू एंड रेड। तो 3 बैंड्स हो गए क्योंकि जो येलो वाला है दैट वाज लीस्ट एड्जॉर्ब्ड, वो सबसे जल्दी पहुंच गया, और जो ज़्यादा एड्जॉर्ब हुआ वो सबसे बाद में। अब देखिए ज़रा यूजेस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। इसकी बहुत सी यूजेस हैं। कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। एल्यूमिनियम फॉइल्स बनती हैं एल्यूमिनियम से। वी मेक यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स। इसमें हम मेडिसिन को रैप करते हैं, हम खाना रैप करते हैं, चॉकलेट्स इसी में रैप होके आ जाती हैं। ठीक है, देन पेंट्स, लैक्योर्स, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के टिन्स के अंदर पैक होके आते हैं। ठीक है, अब देखो क्रोमियम एंड मैंगनीज। एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम को सेपरेट करने के लिए, मीन्स फॉर इट्स रिडक्शन। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर। यस, गामा एलॉय, इट इज़ यूज्ड एंड ड्यूरेलियम, एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं और इसमें एल्यूमिनियम सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, नोट ज़रूर करना। गामा एलॉय क्या है और ड्यूरेलियम की कॉम्पोजिशन क्या है, इनकी कॉम्पोजिशंस पेपर में आती हैं। देन कॉपर, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कॉपर पाइप्स, हमारे जितनी भी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनके अंदर, हमारे घरों की वायरिंग के अंदर। देन ब्रास, it's an alloy of copper and zinc. And bronze, it's an alloy of copper and tin. And coinage, it is alloy of copper and nickel. डोमेस्टिक यूज़ के लिए आपके घर में टैप्स लगी होंगी कॉपर की, कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं। देन जिंक, जिंक इज़ यूज फॉर प्लेटिंग ऑन आयरन, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो हमारे पास रूफिंग के लिए आजकल हम टीन डालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड शीट्स, उसको रस्ट नहीं लगता है। वायर्स हैं, फैंसीज हैं, आई बीम्स हैं, तो ऑल आर गैल्वेनाइज्ड। देन कार्बन जिंक ड्राई सेल्स, जिंक की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ड्राई सेल्स के अंदर। ठीक है, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, 70% कॉपर 30% जिंक। एंड जर्मन सिल्वर, कॉपर, निकल एंड जिंक का एलॉय। ठीक है, यूज़ कहाँ है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, डोर नॉब्स के लिए, देन ऑर्नामेंट्स के। जर्मन सिल्वर के बहुत अच्छी ज्वेलरी बनती है। सिल्वर प्लेटेड कटलेरी, कुछ बर्तन आते हैं ना, बोले चांदी के बर्तन हैं। देन अलग अलग आइडॉल्स हैं, ज्वेलरी है। जिंक डस्ट, जिंक डस्ट से हम बहुत सारी डाइज बनाते हैं और पेंट्स बनाते हैं। आयरन, कास्ट आयरन,
इसके अंदर 3.4% होता है कार्बन का कंटेंट अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज़। तो यूज़ इसको करते हैं हम कास्टिंग स्टोव्स के अंदर, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, टॉयज़ एंड गटर पाइप्स। ब्रॉट आयरन, जिसमें आयरन 99.8% अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज़ ग्रिल्स बनाने के काम आता है। देन एंकर्स हैं, वायर्स हैं, गेट्स बनते हैं, बोल्ट बनते हैं, चेन्स बनती हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनते हैं। आयरन कहाँ यूज़ नहीं होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल बिल्डिंग मटेरियल। हाउस होल्ड चीज़ों में भी कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। फर्नीचर, आपने देखा होगा आयरन के बहुत सुंदर फर्नीचर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। देन डोमेस्टिक यूज़, आयरन से जब स्टील बन जाती है उसमें कार्बन का कंटेंट घटा बढ़ाकर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। देन वी मेक यूज़ ऑफ आयरन टू फॉर्म क्रोमियम स्टील, राइट। देन निकल स्टील। तो अगर कोबाल्ट यूज़ करेंगे, निकल यूज़ करेंगे, क्रोमियम यूज़ करेंगे, मैंगनीज़ यूज़ करेंगे तो अलग अलग टाइप की स्टील्स हमारे पास आ जाती हैं। निकल स्टील्स जिसमें हमने आयरन कार्बन के अलावा निकल ऐड किया है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टियर, विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर है ये। इससे केबल्स बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन के पार्ट्स, पेंडुलम्स एंड मेजरिंग टेप्स। आपने ये मेजरिंग टेप्स अगर आपके घर में कोई काम लगा है मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स। क्रोमियम स्टील, इट इज़ हैविंग आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम एज एडिशनल इम्प्योरिटी। तो इट इज़ रेजिस्टेंट टू वियर, ऑक्सीडेशन एंड क्रोजन नहीं लगता है। इससे बनती हैं आर्मर प्लेट्स, कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स। साइकिल्स के रिम्स बनते हैं, साइकिल की बॉडी, देन ऑटोमोबाइल की बॉडीज़ बनती हैं। देन यूटेंसिल्स, हमारे घरों में हम बर्तन यूज़ करते हैं, पेन्स के अंदर, कटलरीज के अंदर, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ करते हैं। वेल, फिर से देखें, यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पाउडर इज़ यूज्ड इन सिल्वर पेंट्स फॉर मेकिंग एलॉयज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल्स and widely used for making utensils, trays, frames and decorative articles। आपने अपने घर में एल्युमिनियम के बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, और जैसे मैंने पहले आपको बताया इसका जो एलॉय है ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ड्यूरेलियम से एयरप्लेन्स के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी गुड कंडक्टिविटी है। देन इसकी लाइट वेट होता है, उस वजह से एरोप्लेन के पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉपर प्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोटाइपिंग, उसके लिए कॉपर यूज़ होता है। देन इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, वायर्स हैं, वहाँ पे कॉपर यूज़ किया जाता है। वैक्यूम पैन्स बनाने के लिए, हीटिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कैलोरीमीटर्स बनाने के लिए कॉपर यूज़ किया जाता है। और बहुत से कंपाउंड्स यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड पिगमेंट्स, उसमें भी कॉपर यूज़ किया जाता है। Then manufacturing of important alloys like brass, German silver and gunmetal. Copper is also used for that, क्योंकि कॉपर उसमें मेजर कंपोनेंट रहता है इन एलॉयज के लिए। देन घरों में जितनी भी हमारे सप्लाई रहती है वायर्स के अंदर कॉपर रहता है। जिंक के बारे में बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज कैथोड कंटेनर इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स का मैंने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बहुत जगह पे। देन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, यू रिमेंबर हमने लीचिंग की थी, हाइड्रोमेटलर्जी की थी। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट एलॉयज लाइक ब्रास, जर्मन सिल्वर एक्सेट्रा। और जर्मन सिल्वर और ब्रास की इंपॉर्टेंस तो आप जानते हो। Then iron it is used in a process, Haber-Bosch process, to produce ammonia, and the Fischer-Tropsch process to convert carbon monoxide to hydrocarbons for their use as a fuels and lubricants. Then iron metal, it is strong but it also quite cheap. तो इससे बहुत सारे automobiles, machine tools, large ships, building parts, machine parts बनाए जाते हैं। और स्टील कैसे बनती है? आयरन के अंदर जब हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, स्पेशली कार्बन,
तो वो बन जाती है स्टील। और स्टील बहुत तरह की है, निकल स्टील, क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो बहुत सामान बनता है, कुकिंग पैन्स, बिल्डिंग पार्ट्स, कटलरी, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, एंड ब्रॉन्ज इज अ मेटल एलॉय मेड फ्रॉम कॉपर एंड टिन, जिसमें कॉपर का कंटेंट 80 to 95%। आयरन इज द सिक्स्थ मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स। एलिमेंट की बात की मैंने, आयरन इज द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नॉट मेटल। तो अब इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? द मिनरल ओर विच इज from which the metal is conveniently and economically extracted is called ore. The process of removing the unwanted material from the ore is called concentration of ore. Froth flotation method, it is generally used for the concentration of sulfide ores. Alengam diagrams are graphs of change in free energy formation with temperature for the case of oxides. Yes. In reduction of molten metal salt, electrolysis is done. और ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड रहती है। Then, for obtaining metal of high purity, several techniques are used depending upon differences in properties of metals and the impurity. और उसे हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। अलग मेटल के लिए अलग मेथड लगाते हैं। Zone refining, it is based upon the principle that impurities are more soluble in the melt, means molten form, than in the solid state of metal. And chromatographic method is based on the principle of separation or purification by chromatography, that is based upon different adsorption power, differential adsorption on an adsorption. तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। दीज वर ऑल द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मीन्स रिफाइनिंग। नाउ वी आर लेफ्ट विद एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स। उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।